फरवरी के महीने का एक दिन ऐसा जिसका इंतजार हर इंडियन को रहता है। हाँ सर, 14 फेब का इंतजार तो मुझे भी रहता है। उस दिन तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ ले, थोड़ी कमाई की बात कर ले। मैं 14 फेब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 1 फरवरी की, जिस दिन इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर पूरे साल का बजट प्रेजेंट करते हैं। से बात करी तो मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में बजट में जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड चीजें उनको एक्सप्लेन करूंगा। आपके जो डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो मैं 2 लाइंस में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पूरी डिटेल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही इस तरीके से समझाया कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। लेकिन फिर भी 2 लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं कि एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। मतलब इसका कंट्रोल किसी एक पार्टी के पास, किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं है। कोई एक जाना इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कब ये बढ़ेगी, कब ये घटेगी। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, सबके पास इसका कंट्रोल है। और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, दिस इज फ्यूचर, ये रेवोल्यूशन है। सो आने वाले टाइम पे सिर्फ करेंसी नहीं, बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन के साथ लिंक्ड होंगी, ऑलरेडी होना शुरू हो गई हैं। इसीलिए इसको फ्यूचर की करेंसी भी बोला जाता है। और इसीलिए जो लोग टेक में इंटरेस्टेड हैं, जो यूथ है, जो इस चीज को समझते हैं ब्लॉकचेन को, उनका इंटरेस्ट लेवल क्रिप्टो करेंसी में इतना हाई है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी इतना पॉपुलर हो रही है। अब बजट में क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कौन सी चीजें हैं उसकी बात करते हैं। अब इस साल बजट में वर्चुअल करेंसीज का प्रॉपर मेंशन था, लेकिन अगर आप कुछ साल पीछे जाओ तो ये इतना वेलकमिंग नहीं था। कुछ साल पहले बहुत लोग और बहुत सारी गवर्नमेंट्स क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैं भी कुछ साल पहले जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना, मैंने कहा नहीं यार, क्या है ये ऐसे ही है। और गवर्नमेंट्स ने भी, किसी ने इसको बैन किया, किसी ने इसको पॉन्जी स्कीम कहा, लेकिन करते करते आज कई सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इसको एक्सेप्ट कर रही है। इसके बेनिफिट्स, इसकी यूटिलिटीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके अराउंड गाइडलाइंस बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अराउंड, जैसे हमारे बजट में इसके अराउंड टैक्सेशन के ऊपर बात हुई। अब 4 पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इस साल के बजट का क्रिप्टो करेंसीज पे क्या इफेक्ट है। अब तक लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि वर्चुअल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, इनके ऊपर टैक्सेशन कैसे होगी। अब गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दी है। This guideline is very clear. Any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at rate of 30%. अब एक तो इसका सिंपल सा मीनिंग है जो सबको क्लियर ही होगा कि अगर 10,000 का प्रॉफिट है, 30% टैक्स होगा, यानी 3,000 टैक्स देना है और 7,000 आपके पास रहेगा। लेकिन यहां पे सवाल है, सवाल यह है कि अगर लॉस होता है तो वो क्या एडजस्ट होगा या नहीं होगा। एक मीम भी चल रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है योर प्रॉफिट माय प्रॉफिट, योर लॉस योर लॉस, कि प्रॉफिट में मुझे शेयर चाहिए, लॉस तुम सहो। अब ये भी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको सब समझाता जाता हूं। मान लो आपने 1 लाख रुपीस की क्रिप्टो करेंसी खरीदी, आपने 95,000 की बेची, आपको 5,000 का लॉस हुआ। अब ये जो लॉस है इस पे कोई टैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि टैक्सेशन इनकम पे है, प्रॉफिट पे है। लेकिन इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से एडजस्टमेंट भी नहीं है कि चलो आपका लॉस भी हम 30% से लेंगे, उसमें आपका हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। नहीं, योर लॉस इज योर लॉस। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ तो क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इजी टू अंडरस्टैंड है, बस मैथ समझना इसकी। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसी पे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 50,000 आपने किया बिटकॉइन पे और 50,000 किया रिपल पे। अब आ गए बिटकॉइन पे। बिटकॉइन 50,000 का आपने खरीदा, 70,000 का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000। रिपल आपने 50,000 का खरीदा, 40,000 का बेचा, लॉस में बेचा, कितना लॉस हुआ? 10,000। यानी बिटकॉइन से हमने 20,000 कमाया, रिपल से हमने 10,000 का लॉस लिया। अब टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स लगेगा टोटल इनकम पे। यानी प्रॉफिट 20,000 था, लॉस 10,000 था, 20,000 माइनस 10,000, आपको टैक्स जो है वो 10,000 पे देना है। यानी कि 30% ऑफ 10,000, 3,000 रुपीज। तो यहां पे आपका लॉस एडजस्ट हो रहा है, लेकिन विद इन सेम ईयर हो रहा है। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंदर अंदर आपके प्रॉफिट में से लॉस माइनस होगा और बाकी जो बचेगा उस पर टैक्स होगा। आप ये नहीं कर सकते कि इस साल लॉस था, अगले साल प्रॉफिट था, तो उसको भी एडजस्ट कर लो। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 का लॉस हुआ और अगले फाइनेंशियल ईयर में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं पिछले साल का लॉस माइनस करके बाकी इनकम पे टैक्स दे दूं। ये विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से
और खत्म होता है 31 मार्च को। अभी अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कुछ सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स आएंगे तो कमेंट्स में जरूर लिखना। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका क्या मतलब है? आओ इसको सिंपल करते हैं, आसान करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदने की कॉस्ट। एग्जाम्पल के साथ ये ज्यादा जल्दी समझ आएगा। आपने बिटकॉइन खरीदे 25,000 के, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25,000, खरीदने की कॉस्ट 25,000। आपने बिटकॉइन बेचे 30,000 के, तो अब हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर सकते हैं। 30,000 में से 25,000 निकाल देंगे, 5,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। बट गवर्नमेंट ये क्यों कह रही है कि नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शेल बी अलाउड? क्योंकि आप कल को बोलो नहीं मेरा प्रॉफिट 5,000 नहीं है, मैंने किताबें खरीदी थी 500 रुपए उसमें लगे, मैंने कोर्स खरीदा था 1,000 रुपए उसमें लग गया, और मेरा सिस्टम बिजली का खर्चा 500 वो लग गया, तो 5,000 में से 2,000 तो मेरा खर्चा हो गया सर, और मेरे को बचा 3,000, तो मेरे से टैक्स आप सिर्फ 3,000 पे लो, मेरा प्रॉफिट तो 3,000 है। गवर्नमेंट कह रही नो, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने जितने का बेचा उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो और उसके ऊपर आप हमें टैक्स दे दो। और आपके अगर खर्चे हुए, जो हुए नहीं हुए, आपने सिस्टम खरीदा, किताबें खरीदा, ये आप माइनस नहीं कर सकते। ओनली कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप आपको समझ आ गया कि जितने का बेचा माइनस जितने का खरीदा, वही आपका प्रॉफिट है। आप बोलो आपके 100 खर्चे और हुए, नहीं, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। कोई और खर्चा आप एडजस्ट नहीं कर सकते, कोई और एक्सपेंडिचर आप एडजस्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट के वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर, यानी कि ऑनलाइन अगर आप कोई डिजिटल एसेट ट्रांसफर करते हो, क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज करते हो, खरीदते बेचते हो, या एनएफटीज खरीदते बेचते हो, तो 1% टीडीएस एप्लीकेबल है, चाहे ये गिफ्ट की फॉर्म में दिया जा रहा हो। इसको भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, जनरली क्या होता है कि अगर कोई इंसान अपने किसी रिलेटिव को कोई अमाउंट एज अ गिफ्ट देता है, रिलेटिव की डेफिनेशन है, कौन कौन से रिलेटिव्स उसमें आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर को, मदर को, वाइफ को, बच्चों को, हस्बैंड को, अगर कोई कैश गिफ्ट कर रहा है, अमाउंट गिफ्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, इसको एज अ गिफ्ट ट्रीट किया जाता है। अगर मेरे फादर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो मुझे उस 1 लाख पे इनकम टैक्स नहीं देना, अगर एज अ गिफ्ट दिए। मेरे फादर मुझे 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ गिफ्ट कर सकते हैं। अब मान लो मेरे फादर मुझे 1 लाख की क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर देते हैं, 1 लाख के बिटकॉइन एज अ गिफ्ट दे देते हैं, ले बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस केस में ये टैक्सेबल होगा। सो अगर क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट की फॉर्म में भी मिली है, तो उसको इनकम ट्रीट किया जाएगा और उस पर टैक्सेशन एप्लीकेबल होगी।